पार्टी के अध्यक्ष भाई कमल यादव, भूतपूर्व अध्यक्ष तेज बहादुर कंवर, सम्मानित मान सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, जब भूतपूर्व पार्टी के अध्यक्ष का नाम ले लिया, मौजूदा पार्टी के अध्यक्ष का मैंने नाम ले लिया, सम्मानित के मंच पर ले लिया, कोई महसूस ना करे कि मैंने किसी का नाम छोड़ दिया। आज अब सारे साहिबान, मर्द और बीवी, बुजुर्ग और नौजवान बादशाहपुर के दफ्तर के खुलने के अवसर के लिए पधारे हैं। मैं आपका सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने ये उचित समझा कि मेरी पार्टी का और मेरा पार्टी के लोगों के बुलावे को यहाँ आना महसूस किया। साथियों, बादशाहपुर सबसे बड़ा हल्का हरियाणा में बादशाहपुर, नाम बेशक गुड़गांव है, यदि गुड़गांव के नाम से जुड़ा है, लेकिन जहाँ तक नफरी जाती है, गुड़गांव जिले का सबसे बड़ा हल्का बादशाहपुर है। और आज आप सब लोग यहाँ तशरीफ लाए में इस बात के बाद है कि हर किस्म के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर गाँव के लोग उपस्थित हैं, यहाँ पर प्रोफेशनल उपस्थित हैं, यहाँ पर हर महिला उस पार के अंदर उपस्थित है। तो न केवल घर के अंदर अपना कारोबार संभालती है, लेकिन बाहर भी काम संभालती है, बल्कि विमेन भी यहाँ पर आकर होती है। और नौजवान पीढ़ी भी यहाँ पर, जो नौजवान पीढ़ी पिछले बार इलेक्शनों के अंदर अपना वोट नहीं डाल पाई थी, 18 से 23 साल वाले भी यहाँ पर उपस्थित है। और मैं उससे खास तौर पर निवेदन करना चाहता हूँ कि ये आपका पहला वोट है। आप अपने वोट का सही तौर के ऊपर अगर उपयोग करना चाहते हैं तो देश के निर्माण के लिए आपका पहला वोट करना चाहिए। आप लोगों की सरकार काफी सौभाग्यशाली है कि गुड़गांव जिले के रहने वाले सबसे समृद्ध जिला भी गुड़गांव हरियाणा के लिए, हरियाणा को 50% को क्या 75% तक राजस्व देता है। और जो डेवलपमेंट हरियाणा के अंदर अनेक शहरों के अंदर, अनेक जिलों के अंदर हुई है, उसमें भारी हिस्सा गुड़गांव के इस राजस्व का है। और यहाँ पर जब राजस्व पैदा होता है, टैक्स लगता है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन हर एक बंदे की, जो बाहर से आया हो उसकी भी है, जो मूल रूप से गुड़गांव का या बादशाहपुर का निवासी था उसकी भी है, IT कंपनी की भी है, मैन्युफैक्चरर्स की भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट की भी है। आज ये गुड़गांव डेवलपमेंट की ओर अग्रसर है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। और क्योंकि यहाँ हर किस्म के, हर मजहब के लोग यहाँ बसते हैं, मैं इस मंच से बतौर कैंडिडेट ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब आपसे हम वोट मांग रहे हैं, हर वर्ग से और हर मजहब से वोट मांग रहे हैं, किसी एक वर्ग से वोट नहीं मांग रहे। न गरीब से भी मांग रहे हैं, मध्य वर्ग वाले से भी मांग रहे हैं, और जो अमीर है अगर वो वोट देते हैं, अपने महलों से बाहर निकल के आते हैं, तो उनसे हम वोट मांग दें। ताकि गुड़गांव के अंदर जब हम वोट मांगने निकलेंगे, अभी 20 दिन बचे हमारे इलेक्शन से पहले, तो हम किस मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, ये क्लियर कर देना चाहता हूँ आप सभी को। क्योंकि आप जो बंधु यहाँ पर आए हैं, मैं समझता हूँ जब आ ही गए तो आप लोगों ने मन बना दिया कि भारतीय जनता पार्टी को अपना मत देना है और नरेंद्र भाई मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, यदि आप लोग उपस्थित हैं। डेवलपमेंट और सबका साथ, ये दो मुद्दे हैं, दो पहलू हैं, दोनों हाथों से ताली बजेगी। सबका साथ लेकर के जाना चाहते हैं, और जब आप वोट मांगेंगे किसी से तो आप कहेंगे कि गुड़गांव को समृद्ध बनाने के लिए भारत सरकार ने ये फलाने काम किए। अभी प्रोफेसर हंसराज बोल रहे थे और बोलते समय उन्होंने इसका जिक्र किया
जो आपका नूतन एलिवेटेड फ्लाईओवर बना है, इससे यातायात सरल तो हो ही गया है, लेकिन केवल इसके ऊपर हम लोगों से वोट नहीं मांगने जाएंगे। अनेक और काम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिसके बारे में आप वोट मांग सकते हैं। लोग अगर कोई आंख नीचे हुए बंद करे हुए हैं तो उसका तो कोई इलाज नहीं, लेकिन अगर किसी ने आंख खोल रखी है तो लोगों को भारत सरकार की तरफ से काम करे हुए नजर आएंगे। और मैं गिनवाना चाहता हूँ, सबसे पहले सोना से दिल्ली से सोना और मुंबई एक्सप्रेस में 1 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार की तिजोरी से निकला। दौसा तक बढ़ गया। जो हम 2 दिन लगाते थे बॉम्बे जाने के लिए, कोई रोड से जाना चाहता है तो 1 दिन के अंदर बॉम्बे पहुंचा जा सकता है आराम से। सोना गुड़गांव एलिवेटेड फ्लाईवे, इसका जिक्र मैं कर दिया है। एक एएमपी हमारी सरकार के दौरान ही तजवीज हुआ है, कुंडली मानेसर पलवल हाईवे, और इसके ऊपर 2000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। लेकिन साथ साथ आज के दिन हम 5600 करोड़ रुपए से इसके बाजू के अंदर एक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर और खोलना चाहते हैं। ये तो 4 पहियों की गाड़ी के लिए तो बन गया है हाईवे, लेकिन रेल की पटरी भी इसके बदल से हम दौड़ाना चाहते हैं पैसेंजर्स के वास्ते, और इसका खर्चा 5600 करोड़ रुपया होगा। और ये आज के दिन चल रहा है, इसके ऊपर काम ये नहीं इसमें जबानी भाषण देकर के यहाँ पर जा रहा है, इस पर काम चल रहा है। डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर, जो माल मुंबई से आता है, गुजरात से आता है, अभी तक रोड से आता है, क्योंकि डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर पूरा नहीं हो पाया। कांग्रेस की सरकार में हालांकि ये तजवीज़ हुआ था, लेकिन उस टाइम बहुत कम पैसा इसके ऊपर खर्च हुआ था। हमारी सरकार ने सन 14 के बाद इसके ऊपर 1,75,000 करोड़ से अधिक पैसा खर्च किया है, और ये तकरीबन बन गया है। यातायात या सड़क के ऊपर माल जो जाया करता था अब रेलगाड़ी से जाना शुरू कर देगा, और भीड़ हमारी हाईवे के ऊपर और कम हो जाएगी। एम्स, हालांकि गुड़गांव एक मेडिकल हब बन गया है। अनेक हॉस्पिटल में मुझे याद है जब कोविड आया था तो किस तरह से मारामारी हुई थी अस्पताल के अंदर, हम लोग थे। और यहाँ तक कि मैंने देखा है कि बुजुर्ग तो कहता है कि मैं अस्पताल नहीं जाऊँगा, और बेटा कहता था मेरे पिताजी को तुम अस्पताल लेकर के जाओ, उसका इलाज करवाना। और बुजुर्ग क्यों नाटक का इनकार क्यों करता था कि अगर मैं मर गया अस्पताल के अंदर तो मेरा गुरुआ मेरा चेहरा भी नहीं देखता, मेरे को बक्से के अंदर बंद करके, थैले के अंदर बंद करके और फिर दफना दे। यहाँ पर बेड मिलना सबसे कठिन काम था। आज भी अगर आप इलाज करवाने चाहते हो तो आपके पास पैसे हैं तो आपका इलाज सुचारू रूप से हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो सरकारी अस्पताल के अंदर बड़ी मुश्किल पड़ रही है सभी को। भारत सरकार की तरफ से एक छोटे से प्रांत के 2 एम्स देने वाली किसकी सरकार है? नरेंद्र मोदी की सरकार। कैंसर का अस्पताल, कैंसर की एम्स की शाखा पहले ही हरियाणा के अंदर मौजूद थी। बादशाह के अंदर फरुखनगर के पास एम्स की शाखा है, लेकिन जो दूसरी शाखा आज के दिन, शाखा क्या पूरा एम्स आज के दिन माजरा में प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास रखा। ये अकेला ऐसा छोटा प्रांत है जिसको 2 एम्स मिले। और गुड़गांव के जो पुराने गुड़गांव के बाशिंदे हैं, नई इमारतें जो बनी हुई जो बड़ी चमकीली है, चमचमाती हुई है, समृद्ध लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन जो पुराना गुड़गांव था, जो मूल रूप से गुरुग्राम कहलाया जाया करता था, वहाँ पर मेट्रो रेल की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। 5,500 करोड़ रुपये से
भारत सरकार की तरफ से ये तजवीज़ हुआ है, प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास रखा है। ये मोटी मोटी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। जैसे इलेक्शन गर्म होगा, हमारा प्रतिद्वंदी कुछ कहेंगे, पर मेरा आपसे निवेदन है कि हम क्या चाहते हैं भारत के अंदर, हमारी पार्टी वाली क्या चाहती है भारत के अंदर, कि जब हमारे आज़ादी के 100 साल पूरे हों तो भारत एक विकसित देश कहलाएगा। और विकसित देश कैसे बनता है? इंफ्रास्ट्रक्चर से। वो तो मैंने गिनवाई दिया आपको, लेकिन इसके अलावा ये भी आपको कहना चाहता हूँ कि कोविड के उपरांत सबसे तेज रफ्तार से आज के दिन कोई मुल्क अगर बढ़ रहा है तो 6.5% GDP की औसतन बढ़त हमारे देश की है। और हमारे देश के मुकाबले के अंदर अन्य और जो देश हैं जो अपने आप को समृद्ध कहला जाते हैं, जैसे ब्रिटानिया हुआ, अमेरिका हुआ, जापान हुआ, उनकी दर 2 से 3% के बीच के अंदर है। तो अगर हम इस रफ्तार से बढ़ सकते हैं और आने वाले समय के अंदर 36 बिरादरी का और सब मजहब का हमारे को सहयोग मिलता आता है, तो मैं समझता हूँ यकीनन कि 2047 के अंदर हम एक विकसित देश बन पाएंगे। तो इसलिए हम वोट मांग रहे हैं, आपसे भी वोट मांग रहे हैं और आपके माध्यम से उन सभी साथियों से वोट मांग रहे हैं जो आज यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। मेरा इतना ही कहना है कि मैं आपका अजीज हूँ, मैं आपका हमसफर हूँ। आपकी आवाज़ मैंने हमेशा बुलंद करी है, निजी नफा या नुकसान मैंने नहीं पूरा है। मैंने अगर आपकी बात में दम है तो आपकी आवाज़ बुलंद करी है। और ये आपको यकीनन आपके लिए फिर से कहते जानना चाहता हूँ, जो ताकत आप लोगों से मुझे मिलेगी, जो ताकत मेरी पार्टी वालों को आप लोगों से मिलेगी, इस ताकत का हम दुरुपयोग नहीं करेंगे। इस ताकत का आपके फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये ऐलानिया आपके बीच के अंदर, आपके अजीज के तौर के ऊपर, आपके हमसफर तौर के ऊपर कह करके जा रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात को सुनते हुए आप लोग मेरी मदद करेंगे, मेरी पार्टी की मदद करेंगे। धन्यवाद और जय हिंद।